वक्त हो चला है एमपी एक्सप्रेस का, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ अति भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की। वहीं प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद मध्य प्रदेश वासियों को गर्मी से निजात मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून के दस्तक के साथ ही मौसम ने मिजाज बदला है और ऐसे में जो लोग जो कि इस वक्त अपने घरों में हैं, गर्मी से उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो वहीं जो किसान जो कि इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मौसम का बहुत ज्यादा असर पड़ता है और ऐसे में किसान जो कि इंतजार कर रहे थे मानसून का, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई इसी सीजन में होती है, उनका इंतजार भी खत्म हुआ। हालांकि इस बार मौसम विभाग की ओर से अंदेशा जाहिर किया गया है कि सामान्य से ज्यादा मानसून यहां पर देखने को मिलेगा। और तमाम जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, फिलहाल ताजा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है राजधानी में? देखिए, राजधानी में दर्जनों जगह कल जो शाम को तेज हवाएं चली थी, उसके बाद पेड़ टूट कर गिरे। कई जगह यातायात भी अवरुद्ध हुआ है और बिजली व्यवस्था जो आपूर्ति थी वो 1-2 घंटे के लिए ठप हो गई थी। तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई थी सड़कों पर और कई निचली बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिली। देखिए, मौसम विभाग की माने तो आज भी प्रदेश के लगभग 6 से ज़्यादा जिलों में अति भारी वर्षा का अलर्ट है, तो वहीं 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेज हवाएं चलने के आसार हैं और ऐसे में स्थिति बिगड़ सकती है। जो पेड़ टूटने की कल जो खबरें आई थी और राजधानी भोपाल के भोपाल टाकिज क्षेत्र में एक बड़ा पेड़ गिरने से 4 लोग दब गए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान है वो यही है। आज और कल मौसम जस का तस रहेगा। देखिए, कल भी सुबह सूरज निकला था और आज भी अब तक मौसम ठीक है। अभी तक बारिश नहीं हो रही, ना हवाएं चल रही, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे मौसम करवट लेता है और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। और कल भी 4 बजे के बाद यही हुआ था। देखिए, राजधानी में कल दर्जनों जगह पेड़ टूटे थे, कई वीआईपी एरिया में भी पेड़ टूटे, यातायात अवरुद्ध हुआ था। और अब नगर निगम को आदेशित किया गया है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि तेज आंधी की वजह से जो पेड़ टूटने की कल जो खबरें आई थी, जिसकी वजह से लोगों को जो दिक्कत हुई थी, उससे निपटने के लिए समुचित इंतजामात करें। यदि कहीं कोई पेड़ टूटता है तो निगम का अमला फौरन वहां पर पहुंचे। इसके साथ साथ जो निचली बस्ती है वहां पर जल भराव की स्थिति ना बने, जल निकासी ठीक से हो, इसको लेकर निगम अमला मैदान में उतर गया है। सरकार जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक है मिश्रा साहब, बहुत स्वागत आपका। और आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ संभावनाएं हैं आने वाले कुछ घंटों के लिए मौसम के लिहाज से? देखिए, प्रदेश में अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें तो अगर 1 जून से अभी तक वर्षा की बहुत अच्छी स्थिति है और मई तक भी जो वर्षा हुई है प्रदेश में 292% थी 1 मार्च से लेके 31 मई तक। और अभी इन 10 दिनों में अगर ग्वालियर चंबल के कुछ क्षेत्र हैं, भिंड और ये शिवपुर कला वगैरह अगर छोड़ दें तो वहाँ वर्षा कम हुई है। बाकी सभी जिले समान से अधिक अच्छी वर्षा है। और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है कम दबाव क्षेत्र, वो आज आगे बढ़ेगा और हमको 1-2 दिन प्रदेश में खासकर पूर्वी इलाके में अच्छी वर्षा होगी। और पिछले दिनों भी प्रदेश का जो है दक्षिण पूर्व का जो भाग है, भोपाल संभाग, होशंगाबाद संभाग और आपका जबलपुर, रीवा, शहडोल, यहाँ पे हमको अच्छी वर्षा मिली है। और अभी लगातार वर्षा हमको अच्छी मिल भी रही है और हम बीच बीच में चेतावनी भी जारी करते हैं जिन जिलों में ज्यादा वर्षा होना है। मिश्रा साहब, कब तक ये मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा? क्या कुछ तारीख, क्या कुछ संभावनाएं, क्या कुछ आसार? अभी तो ये प्रदेश में रायसेन, दमोह, उमरिया ये सब आगे क्रॉस हो गया है मानसून। और अभी यही परिस्थितियां धीरे धीरे निर्मित रही तो 2-3 दिन में प्रदेश में संभावना है कि मानसून और आगे बढ़ के पूरा प्रदेश कवर हो सकता है। थोड़ा सा ग्वालियर चंबल संभाग है, यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी प्रदेश में 2-3 दिन में कवर कर लेगा जो प्रदेश, मतलब आगे बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है प्रदेश के जो और क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों में। जी, अगर आप आज की बात करें तो आज में कौन कौन से ऐसे हिस्से होंगे प्रदेश के जहां पर बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ?
शहडोल संभाग, रीवा संभाग, जबलपुर संभाग का कुछ हिस्सा और भोपाल संभाग है, होशंगाबाद संभाग है, यहाँ पे अच्छी वर्षा हमको देखने को अगले 24 घंटे में मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रमोद, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 1 से 2 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। तो वहीं आज कुछ ऐसे जिले, आज कुछ ऐसे हिस्से जहां पर तेज भारी बारिश की संभावना यहां पर जाहिर की जा रही है। इधर आपको ये बताते चले कि राजधानी भोपाल में टॉकीज चौराहे पर तेज बारिश में एक पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पेड़ की चपेट में आकर 2 दुकानें भी तबाह हो गई हैं। पेड़ गिरने के बाद से राहत बचाव शुरू कर दिया गया था, जो कि कई घंटों तक चलता रहा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आई। पेड़ गिर गया और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बेहद दुखद ये घटना, 2 लोग जख्मी हुए। टॉकीज चौराहे के पास की ये घटना है और ऐसे में लगातार लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। पूरी घटना के बाद वहां पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। इधर शिवपुरी में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खतौरा इलाके के कई गांवों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और इससे कई कच्चे मकान धराशायी हो गए। कई पेड़ और बिजली के तार टूट गए और इसकी वजह से गांव अंधेरे में डूब गए। देखिए किस तरीके से तेज बारिश और आंधी का कहर यहां पर देखने को मिला। इससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। खतौरा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी आप देखिए रफ्तार कितनी ज़्यादा है, कितनी तेज़ गति के साथ हवाएं चल रही हैं। तेज़ आंधी में कई कच्चे मकान जो कि वहां पर बने हुए थे वो धराशायी हो गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां पर एसटीएफ ने सोना तस्करी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि छोटा सर्राफा के आरबी ज्वेलर्स के संचालक रवि जैन ने लॉकडाउन में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी की और इसके बाद एसटीएफ ने एरोड्रम रूट पर मौजूद महावीर एवेन्यू वाले घर पर छापेमारी की। रवि जैन, योगेंद्र जैन, दलाल अरविंद नीमा और धीरज जैन को गिरफ्तार किया गया। 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ की नकदी बरामद की है। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ ने आयकर और जीएसटी विभाग को सूचना दे दी है। जानकारी ये है कि तस्करी का सोना अहमदाबाद होते हुए उनके पास पहुंचा था और इसके बाद ये लोग उसके नकली बिल बनाते थे। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के संपर्क में कई राज्यों के सोना तस्करों और कारोबारियों का नाम भी सामने आया है। जब्त किए गए सोने के कई बिस्किट और दुबई की सील लगी हुई है इन पर। अब एसटीएफ आरोपियों की कॉल डिटेल्स, उनके कनेक्शन, बैंक खातों की जानकारी निकाल रही है। पूछताछ में आरोपी रवि जैन ने यह भी बताया कि वो 100% शुद्धता वाले सोने के बिस्किट मंगवाकर गला देता था, फिर मिलावट कर नए बिस्किट तैयार करता था। इस प्रकार उसे टैक्स और मिलावट का मुनाफा होता था। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। वैधानिक कार्रवाई उपरांत, जब्ती उपरांत इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी इस प्रकरण में डीआरए से हुए संवाद में उक्त सोने में जो विदेशी स्मगल्ड गोल्ड होने की और टेम्पर्ड गोल्ड होने की ये पुष्टि हुई है, तो प्रकरण अग्रिम अनुसंधान के लिए डीआरए को भेजा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केस बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। 24 घंटे में 337 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 96, भोपाल में 93, जबलपुर में 23 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 13 जिलों में एक भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 0.4% हो गया। 24 घंटे में 985 मरीज स्वस्थ हुए, 24 मरीजों की मौत हुई। अभी प्रदेश में 4775 एक्टिव मरीज हैं।
दिग्विजय सिंह सुर्खियों में रहने वाला ये नाम कई बार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा चुका है। इस बार दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो दरअसल जारी किया। इसमें दावा किया गया है कि उन्होंने क्लब हाउस चैट के दौरान पाकिस्तान के पत्रकार से कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अनुच्छेद 370 पर दोबारा विचार किया जाएगा। ऑडियो में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर वो बोल रहे हैं कि जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं हुआ। इस दौरान न ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे। दिग्विजय देश विदेश के कुछ पत्रकारों से दरअसल वर्चुअली बात कर रहे थे और इस दौरान शाहजेब जिलानी धारा 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस महासचिव से पूछने लगे। जिलानी ने पूछा था कि जब मौजूदा सरकार जाती है और भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा पीएम मिल जाता है तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा। इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करना अत्यंत दुखद फैसला है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर फिर से विचार करना होगा। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह का ऑडियो जारी होने के बाद बीजेपी ने चौतरफा हमला कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बीजेपी की मोदी सरकार ने धारा 370 हटा दी, लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। इस पूरे मामले में सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 पर दिए गए दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। वीडी शर्मा के अनुसार दिग्विजय सिंह की पाकिस्तान से सहानुभूति संदिग्ध है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की उन्होंने आशंका भी जाहिर की। उन्होंने जब 26/11 जब हुआ था, जिसमें करकरे हेमंत करकरे की शहादत हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आरएसएस का हाथ है। जीतने का काम किया है। लेकिन ये दिग्विजय सिंह भारत की एकता और अखंडता पर चोट करने का काम कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता पर आक्रमण कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर के
भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच एनआईए को सारे तथ्यों पर करनी चाहिए। धन्यवाद। और अब जी पॉजिटिव खबर। कोरोना की दूसरी लहर ने जहां देश को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं बैतूल जिले के 79 गांव मिसाल बनकर उभरे। ग्रामीणों की सजगता से इन गांवों में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। इसके पीछे गांव वालों का एहतियात बरतना और बाहरी लोगों का प्रवेश रोकना, जनता कर्फ्यू का मुस्तैदी से पालन करना रहा। कई गांव ऐसे थे जहां पर ग्रामीण मजदूरी के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारतीयों के शहरों में जाते थे। जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई तो ग्रामीणों ने खुद को गांव में कैद कर लिया। ग्रामीण ना तो खुद गांव से बाहर निकले और न ही बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश करने दिया। ग्रामीणों ने अपने रिश्तेदारों की भी गांव में एंट्री नहीं होने दी। ग्रामीणों की सजगता और सख्ती का नतीजा है कि गांव कोरोना की चपेट में आने से बच गए। ग्रामीणों ने एहतियात प्रबंध और प्रतिबंध के चलते खुद को कोरोना से बचाए रखा। तो वहीं अफसरों का ये कहना है कि कोरोना मुक्त रहने की वजह प्रशासन का महाराष्ट्र बॉर्डर पर सख्ती बरतना, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना भी रहा। गांव अपने प्रतिबंधों, एहतियात और देश दुनिया से कटे रहने की वजह से कोरोना मुक्त रहकर एक मिसाल बन गए। सर, वजह तो यही है कि हमारे गांव में से कोई बाहर निकलते नहीं है, सब अपने अपने घर में रह रहे, और जो बाहर से आते हैं उसको बिल्कुल भी हम गांव में आने नहीं देते। अच्छा, बिल्कुल सावधानी हम रखते हैं। बाहर से जो भी व्यक्ति आए उसको पहले पूछते हैं कि आप आए क्यों है। सबसे पहले हमारे गांव में आने से पहले आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि डर इस बात का है कि हमको कोरोना ना आ जाए। कोरोना नहीं है तो क्या फैलेगा? कोरोना नहीं है आपके गांव में, इसलिए इसलिए आप लोग सब सुरक्षित है? सुरक्षित है। 1 साल से कोरोना नहीं आया आपके गांव में? नहीं है। अच्छा, बाहर के लोग कोई आते हैं तो क्या उनको वापसी कर देते हैं आप लोग अभी? और भी गांव है, बोरखड़ी भी है, बोथिया भी है, तो ऐसे 2-3 गांव है जो पंचायत के, इसमें एक भी मरीज नहीं है।